सभी को नमस्कार। मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों में अलग अलग प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। कुछ देश एकात्मक शासन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं तो कुछ संघात्मक का, कुछ संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाते हैं तो कुछ संघात्मक। कुछ देशों में कार्यपालिका का एकल रूप प्रचलित है तो कुछ में बहुल कार्यपालिका। अब हम अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में हमने संघात्मक और संसदात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्था को अपने यहाँ अपनाया है। सैद्धांतिक रूप से हम विवेचन करें तो संसदात्मक व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था दोनों भारत में प्रचलित है। संघात्मक व्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ शासन की शक्तियों का विभाजन है। और भारतीय संविधान के संदर्भ में हम देखें तो हमें दो प्रकार से शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों के आधार पर देखने को मिलता है, तो हम उसे संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत मान लेते हैं। और संसदीय शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जहाँ सामान्यतः 2 प्रकार की कार्यपालिका कार्य करती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। भारत में हम देखें तो नाम मात्र की कार्यपालिका भारत का राष्ट्रपति है। संविधान ने समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्रदान की है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या मंत्रियों के माध्यम से करता है। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखें तो उन समस्त शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसका मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को संविधान ने जो शक्तियां दी हैं उनका वास्तव में प्रयोग करता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 74 में भी लिखा गया है कि राष्ट्रपति को जो है उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अब हम देखें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान के अनुरूप ही अपने यहाँ अपनाई है। ब्रिटिश संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है वो परंपरा पर आधारित है, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद को संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री पद का जो उल्लेख है 74, 75 और आर्टिकल 78 इन तीनों ही अनुच्छेदों में किया गया है। अनुच्छेद 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति के साथ व्यवहार के विषय में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए हैं। तो ये जो आर्टिकल 3 है जिनमें हम 74, 75, 78 का उल्लेख करते हैं, वहाँ प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अब हम देखें तो प्रधानमंत्री का चयन और नियुक्ति कैसे की जाती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चयन जो है उस दल के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, और फिर उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इस प्रकार प्रधानमंत्री का चयन जो है बहुमत प्राप्त दल के नेता के रूप में किया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री जो है आम चुनाव के बाद में चुना जाता है। सामान्यतः आम सहमति के आधार पर भी प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और उसके विविध रूपों की। सामान्यतः हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का प्रथम और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। और इस संबंध में आर्टिकल 75 में भी यही कहा गया है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन हम देखें तो राष्ट्रपति के द्वारा जो ये नियुक्ति है वह केवल एक औपचारिकता मात्र है, और इस संबंध में विभागों का उल्लेख जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करता है और राष्ट्रपति उस तदनुरूप उसी के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का जब निर्माण करता है
तो वह उस समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और समस्त अन्य बातों को ध्यान में रखता है ताकि मंत्रिपरिषद में समन्वय की स्थिति कायम रहे। प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रिपरिषद में ले सकता है जिन्हें दल में कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो और जिनका कुछ विशेष जिम्मेदारी भी दी जा सके। प्रधानमंत्री हम देखें तो न केवल मंत्रिपरिषद का वो निर्माण करता है बल्कि उसके संचालन में वह केंद्रीय स्थिति भी रखता है। यद्यपि हम जानते हैं कि मंत्रिमंडल में विभिन्न बातों का जो निर्णय मतदान के आधार पर भी किया जाता है, लेकिन अंतिम जो निर्णायक मत है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखने के लिए मंत्रिमंडलीय सचिवालय, जिन्हें हम कैबिनेट सेक्रेटरीट भी कहते हैं, उनको यह प्रधानमंत्री सचिवालय उनको भी गठन करता है ताकि विभागों में परस्पर समन्वय रहे, उनके कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। प्रधानमंत्री और उसके सहयोगियों के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए पाश्चात्य विद्वान लॉर्ड मौलिक ने उसे समकक्षों में प्रथम कहा है, तो किसी ने उसे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की स्थिति भी दी है। दूसरी प्रधानमंत्री के विविध शक्तियों में हम देखें तो प्रधानमंत्री जो है संसद, विशेषतः लोकसभा से सदैव जुड़ा रहता है। वो मंत्रिपरिषद का प्रधान होने के साथ साथ लोकसभा का नेता भी होता है। मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य प्रधानमंत्री की भांति समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं करता। व्यवस्थापन की जितनी भी शक्तियां हैं उनके संचालन में प्रधानमंत्री ही नेतृत्व प्रदान करता है। समस्त प्रकार के बजट, सरकारी विधेयक सब प्रधानमंत्री की सहमति और निर्देशानुसार ही तैयार किए जाते हैं। वही शासन की नीति का निर्धारण करता है, उसी के अनुरूप कानूनों का निर्माण करता है और कानूनों को क्रियान्वित करता है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सभी विधेयकों के भाग्य का निर्धारण जो है प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही किया जा सकता है। संसद का अधिवेशन बुलाने, उसे स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। और प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति है जो है लोकसभा को विघटित करवाने की। वह कार्य भी प्रधानमंत्री की इच्छा से होता है, यद्यपि उसे औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के द्वारा उस प्रस्ताव को लाया जाता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री की इच्छा सर्वोपरि होती है। फिर हम देखें तो प्रधानमंत्री की जो शक्ति है, स्थिति है, वो राष्ट्रपति के साथ किस तरीके की है। अनुच्छेद 78 में भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच के आपसी संबंध को बताया गया है। उसके प्रधानमंत्री के साथ 3 कर्तव्य बताए गए हैं। संघ के प्रशासित कानून निर्माण के संबंध में समस्त विधेयकों की सूचना जो है वह राष्ट्रपति को देगा। संघ के प्रशासन के संबंध में, उनके संबंध में कानून निर्माण करना है तो ऐसी सूचना वो राष्ट्रपति को देगा। यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहे तो मंत्रिपरिषद के विचार के लिए कोई मामला संज्ञान में लाना चाहता है तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। सार्वजनिक महत्व के जितने भी मामले हैं वहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से ही संपर्क स्थापित करता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का संबंध भी एक सकारात्मक संबंध है जो संसद को हम सदैव संतुलन की स्थिति में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री राज्य सरकारों के साथ, विशेषतः मुख्यमंत्री के साथ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। भारत में राज्य राजनीति संघ की राजनीति को निरंतर प्रभावित करती रही है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ भी निरंतर संपर्क में रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में राज्यपाल की भूमिका, और राज्यपाल द्वारा समय समय पर राज्य की संवैधानिक स्थिति के बारे में राज्यपाल ही संघ को सूचना भेजता है, केंद्र को सूचना भेजता है, जिसके आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। प्रधानमंत्री वैदेशिक संबंधों का संचालन भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो भारत का प्रतिनिधित्व करता है वह भारत का प्रधानमंत्री है। वह अंतिम रूप से विदेश नीति का निर्धारण करता है और उसी के द्वारा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर विदेश नीति संचालित की जाती है। प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च नेता और शासक होता है। सिद्धांत रूप में ही नहीं लेकिन व्यवहार में वो समस्त
शासन उसी की इच्छा के अनुसार संचालित होता है। व्यवस्थापिका से वह अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाता है। संविधान में आवश्यक संशोधन करवाकर उच्च न्यायालय को भी बहुत कुछ सीमा तक अपनी इच्छा अनुसार चलने के लिए बाध्य कर सकता है। प्रधानमंत्री की जो स्थिति है मंत्रिपरिषद में सर्वोपरि है, वह देश की जनता हो या संसद, राज्य सरकार हो या स्थानीय सरकार, प्रधानमंत्री का अपना राजनीतिक दल एक नेतृत्व होता है। वह एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका दिखाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो एक आम चुनाव होता है। यह आम चुनाव के माध्यम से जो है प्रधानमंत्री चुन के आता है। भारत में अब तक जितने भी आम चुनाव हुए हैं उन आम चुनावों में के दौरान या उन चुनावों के दौरान जो सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक दल में व्यक्ति रहा है, सामान्यतः हम उसे देखते हैं कि वो भारत का प्रधानमंत्री बनता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति न केवल राष्ट्रीय राजनीति में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अत्यंत उच्च कोटि की है। वह राजनीति के क्षेत्र में सफलतापूर्वक अपनी नीतियों का संचालन करता है।